चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगला चैप्टर दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक अगर कोई है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ख़ास तौर से तब जब मैं ये कहूँ कि इसको पढ़ने में, समझने में, इसके सवाल करने में उतना समय नहीं लगता जितना सेंटर ऑफ मास में समय लगता हो, जितना समय रोटेशनल डायनामिक्स में लगता हो, जितना समय साउंड वेव्स में लगता हो। लेकिन अगर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो इट इज़ एज इक्वली इम्पोर्टेंट एज रोटेशनल मोशन और साउंड वेव्स और समथिंग लाइक दैट। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस बात से ही बढ़ जाती है कि ये इम्पोर्टेंट भी है और बाकी चैप्टर्स के मुकाबले ये थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा टॉपिक है, पढ़ने में टाइम कम लगता है। तो कम समय के अंदर ज़्यादा नंबर जुगाड़ने वाले टॉपिक्स में से एक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहले बेटा कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन, नाम से आइडिया लग गया होगा, नाम से ही आइडिया लग गया होगा। कोई भी मोशन अपने आप को रिपीट करता हो किसी फिक्स्ड पाथ पर किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। एक लाइन लिखिएगा बेटा, इफ ए मोशन ऑन डेफिनेट पाथ repeats itself after a fixed time interval, comma, then this motion is known as पीरियोडिक मोशन। किसी फिक्स्ड पाथ के अलोंग कोई मोशन हो रहा हो और वो किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता हो, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। फेयर एनफ। जिस मिनिमम टाइम इंटरवल के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है उस टाइम इंटरवल को हम टाइम पीरियड कहेंगे। एक लाइन लिखना बेटा, द मिनिमम टाइम इंटरवल the minimum time interval after which motion repeats itself is known as time period, is known as time period। जैसे सन के अराउंड अर्थ पूरा चक्कर कंप्लीट करती है और इस इलिप्टिकल या सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड है वी नो दैट इट इज रफली 365 days एंड नियरली 6 hours। सन के अराउंड पूरा चक्कर काटने में मोर और लेस बेटा कितना 365 days एंड रफली 6 hours और लगते हैं। तो ये इसका टाइम पीरियड है। जितने टाइम बाद बड़ा मोशन अपने को रिपीट करता हो उस मोशन को हम टाइम पीरियड कह सकते हैं, उस टाइम पीरियड को हम, उस टाइम इंटरवल को हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। एक बात और, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर काट लेता है उस संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड, ठीक है, तो 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5 बार 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 मिलकर 1 सेकेंड होगा। तो इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर 5 चक्कर काट लेगा। तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर काट लेगा उस संख्या को हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी। तो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज 1/t, 1/t। मान लो कि टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है, तो 0.5 1 सेकंड में कितने चक्कर काट लिए, 2 चक्कर काट लिए, 1/0.5 इज 2, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट इज ऑफ कोर्स 1/सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स इज नॉट सो फेमस यूनिट,
मोर फेमस यूनिट इज हर्ट्ज, इट इज एब्रीवेटेड एज HZ। हालांकि एक यूनिट और है बेटा जो आप बार बार अपने शीट में और इवन जेईई मेन में देखोगे, CPS मतलब साइकिल्स पर सेकेंड। हालांकि काफ़ी लिटरल मीनिंग ही है, साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने चक्कर, है ना, वो एक ही अर्थ है। तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी लिखना चौड़ा लिख भी सकते हो, इट इज अ नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ चक्कर कंप्लीट हो गए, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चक्कर कंप्लीट हो गए, उसे हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट is oscillatory motion. Next is oscillatory motion. Oscillatory motion मतलब कोई भी टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब कि किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद बार बार आना जाना, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज योर ऑसिलेटरी मोशन। तो किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन के अबाउट एनी काइंड ऑफ टू और फ्रो मोशन, टू और फ्रो, आना जाना, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज योर ऑसिलेटरी मोशन। तो एक लाइन लिखता हूं, एनी काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन is known as oscillatory motion। किसी भी प्रकार का टू एंड फ्रो मोशन जो है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। फिर ना बार बार आएगा बताइए, एनी काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। चलो अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ये मेन पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में बड़ा बार बार कोई पार्टिकल आता है जाता है। इवन जो एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स होने ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले यूँ आ रहा हो, फिर यूँ आ रहा हो, फिर लगातार यूँ आते, इसको भी हम ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार घट रहे होंगे ना, उस मोशन को हम बोलेंगे कि ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है, जिसके अंदर आपके जो एंड पॉइंट्स हैं फिक्स ना हो और उसके अलावा बड़ा लगातार ऐसे नज़दीक आके ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो, उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। ये बात की बात है, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं होता, ऐसे बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन में ये एंड पॉइंट्स है ना, ये फिक्स होने ज़रूरी नहीं है ना। ऐसे भी हो सकता है कि बड़ा पार्टिकल यूँ ऑसिलेटरी मोशन करता है और यूँ भी कर सकता है, ऐसे। तो एंड पॉइंट्स पर वापस जाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक बात हो, अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन ऐसा हुआ, अगर किसी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व्ड रही, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस ना हुआ, कोई काइनेटिक फ्रिक्शन ना हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही, इस बात का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर से एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, सिस्टम में से लगातार एनर्जी बाहर नहीं जा रही है। और सिस्टम में से अगर एनर्जी लगातार बाहर नहीं जा रही है, इस बात का मतलब ये है कि पार्टिकल के जो एंड पॉइंट्स है ना, वहाँ तक पार्टिकल वापस से पहुँचेगा, और पार्टिकल अगर वापस से वहीं तक पहुँचाएगा तो मोशन रिपीट होगा, और मोशन अगर रिपीट होगा तो पक्की बात है कि आपका जो मोशन होगा वो पीरियडिक हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर ऑसिलेटरी मोशन के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इस बात का मतलब जो भी टू एंड फ्रो मोशन है उसमें पार्टिकल आखिरी पॉइंट्स तक पहुंचेगा, मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं उन तक पहुंचेगा, और एंड पॉइंट्स फिक्स रहेंगे। और अगर एंड पॉइंट्स अगर फिक्स रहेंगे तो पक्की बात है कि मोशन रिपीटेटिव हो गया, और अगर मोशन रिपीटेटिव हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोशन है वो पीरियोडिक भी है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है,
देन इट इज ऑल्सो पीरियोडिक। अच्छा पॉइंट है बेटा, तो ये पक्की बात है कि पीरियोडिक भी होगा। ऑसिलेटरी मोशन में अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, इट मीन्स दैट मोशन मस्ट बी ऑल्सो पीरियोडिक। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और उसको थोड़ा सा और डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा कभी ना कभी एंगुलर भी पढ़ेंगे, फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग लिखी है, दैट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं बेटा, देखना नाम से आइडिया लग गया होगा कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। बीच में कहीं ना कहीं आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन होगी, और इस मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट पार्टिकल जो है वो यूं लगातार बार बार जाएगी। इधर वाली ये जो पोजीशन है ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ऐसे ही एक एक्सट्रीम पोजीशन इस तरफ भी है, ऐसे ही एक एक्सट्रीम पोजीशन इस तरफ भी है। अब कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको सुनना। मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड। मैं इसको एक बार कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, इट इज separation between equilibrium and extreme position। इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के सेपरेशन को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये डिस्टेंस बेटा अगर एम्पलीट्यूड होगी तो ये डिस्टेंस भी आपकी एम्पलीट्यूड ही होगी। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात और, आप ये भी कह सकते हो कि सर एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस। जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उनके बीच के सेपरेशन का हाफ कर दो। भाई इस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम के बीच में सेपरेशन कितना है, 2a। तो आप कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस। दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का जो सेपरेशन है उसका हाफ जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है। ऑफ कोर्स बड़ा एम्पलीट्यूड सेपरेशन है, तो कोई मुझसे इसकी यूनिट पूछेगा तो मैं SI यूनिट तो मीटर ही कहूँगा। कोई अगर डायमेंशन बोलेगा तो ऑफ कोर्स बड़ा मैं इसको तो L ही लिखूँगा। ठीक है, L लिख देंगे। फिर ना आगे चलिए बच्चों, अगली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होंगी तब जाके हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पार्टिकल है, वो यहां पर है, वो यहां पर पार्टिकल अगर यहां पर है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और वो भी ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो स्टेबल है। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ बेटा बिल्कुल, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप लोग याद करो कि क्या कहानी हुआ करती थी। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल को डिस्प्लेस करता था इधर तो फोर्स लगता था इधर, डिस्प्लेस करता था इधर तो फोर्स लगता था इधर, तभी तो पार्टिकल वापस आएगा। अगर मैं पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करूंगा इस तरफ, अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा इस तरफ, तो पार्टिकल पर फोर्स आना चाहिए इस तरफ। पार्टिकल को अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा नेगेटिव डायरेक्शन में तो उस पर फोर्स लगना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम एक नाम भी दे सकते हैं, इस तरह का नाम हमने बेटा पहले भी दिया था, दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो नाम में रीस्टोरिंग शब्द आया है क्यों है आप समझ गए होंगे। ये पार्टिकल की पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस से रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है। फेयर एनफ। तो अगर आप डिस्प्लेस करोगे लेफ्ट तो फोर्स आएगा राइट, अगर आपने राइट डिस्प्लेस किया तो फोर्स आएगा लेफ्ट। तो जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, पहली बात तो ये।
एक बात और, जो भी आपकी मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर वो स्टेबल है तो आपको याद होगा कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। याद कीजिएगा, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। आई होप याद आ रहा होगा। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है इस तरफ, फोर्स है इस तरफ, तो लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर हम जानते हैं कि आपके पास वेलोसिटी होगी 0। अब जैसे बड़ा वेलोसिटी यहाँ पर 0, तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल यहीं पड़ा रहेगा, फोर्स तो लग रहा होगा इधर की तरफ, फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ। अब लगातार स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, जब यहाँ पर आएगा तब वेलोसिटी भी इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ है। ये फोर्स लगातार इसकी स्पीड को बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा। इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो इस टाइम पर उसके पास स्पीड होगी सबसे ज़्यादा। इस पॉइंट पर अगर स्पीड सबसे ज़्यादा है तो पक्की बात है कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा है तो पक्की बात है कि पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है। पोटेंशियल एनर्जी तो लीस्ट होनी थी क्योंकि तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसे पार्टिकल इसके आगे गया, आगे जाते ही वेलोसिटी होगी इस तरफ, लेकिन फोर्स तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा। वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ। लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी। इस पॉइंट पर आकर वापस से आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी आपकी काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 0। इसके बाद पार्टिकल वेलोसिटी 0 हुई है फॉर एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट। इसके बाद फोर्स है इस तरफ, एक्सेलरेशन है इस तरफ, लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। यहाँ पर फिर से आपके पास वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। जैसे पार्टिकल यहाँ से आगे जाएगा, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, लगातार फिर से स्पीड घटेगी घटेगी घटेगी, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 0। आई थिंक द मोशन इज लाइक दिस। स्पीड घटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी। यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर 0 स्पीड 0 काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर 0 स्पीड 0 काइनेटिक एनर्जी। इस तरह का इसका मोशन है। आई होप हल्का फुल्का आपको इस बात की फील आ गई होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किस तरह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड और वेलोसिटीज वेरी कर रहे होंगे। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारी जो एसएचएम की जो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो आप कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स is opposite to a displacement from equilibrium position। जो भी आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आपका राइट तो फोर्स लगेगा लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट तो फोर्स लगेगा राइट। दैट्स इट। दूसरी बात कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to magnitude of displacement। डिस्प्लेसमेंट कहां से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स 0। जितना आगे जाऊंगा आगे जाऊंगा आगे जाऊंगा वैसे वैसे बड़ा फोर्स की लगातार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑफ कोर्स बड़ा फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो इन दोनों बातों को रिलेट करके मैं फाइनल जिस रिजल्ट पर पहुंचा वो ये है कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये माइनस साइन क्या बता रहा है? बड़ा माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सर ये के क्या है? कोई कांस्टेंट होगा। हम इसको चाहें तो
SHM कांस्टेंट भी कह सकते हैं। हालांकि अलग अलग सवाल में इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, वगैरह वगैरह ना। लेकिन हम एक बार के लिए ऐसा मान सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स वैक्टर। माइनस का सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने माइनस साइन लगा रखा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब एक बार ना वापस से इन सब बातों को रिपीट करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर मैं फोर्स की अगर बात करूं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपके फोर्स की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पर पार्टिकल होगा तो फोर्स आएगा इधर, इस पॉइंट पर आएगा तो फोर्स होगा इधर, इस पॉइंट पर होगा तो फोर्स आएगा इधर, और इस पॉइंट पर होगा तो फोर्स आएगा इधर। बेटा मैंने एरोस की लेंथ इसलिए बढ़ाई क्योंकि यहाँ पर फोर्स कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है। इसी तरह से ये बेटा फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर फोर्स आएगा ऐसे, इस पॉइंट पर फोर्स आएगा ऐसे, इस पॉइंट पर फोर्स आएगा ऐसे, और इस पॉइंट पर फोर्स आएगा ऐसे। चाहे फोर्स की बात कर लो चाहे एक्सेलरेशन की बात कर लो, एक ही बात है। सबसे ज़्यादा फोर्स, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। इस एक्सट्रीम पर और इस एक्सट्रीम पर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा, इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा, इस पॉइंट पर बड़ा आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा, इस पॉइंट पर आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा। जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है बड़ा, वहाँ पर आप जानते हो कि आपका फोर्स भी 0 और आपका एक्सेलरेशन भी 0। फेयर इनफ, अच्छी बात है बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की तो बड़ा कहानी पलट जाएगी, कहानी पलट जाएगी। इस पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है, इधर जाते वक्त इधर, इधर जाते वक्त। यहाँ पर वेलोसिटी अगेन कम होगी, लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। इस पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। इस पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी 0, इस पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी 0। ये बात हुई वेलोसिटी की। तो पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। यहाँ पर बेटा वेलोसिटी कम, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, और यहाँ पर वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए 0। तो पार्टिकल विल मूव लाइक दिस। फेयर इनफ। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया, इस बात की फील आ गई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्सेलरेशन फोर्सेस किस किस तरह से वेरी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए ही कर रहा हूँ, है ना, ऐसा कोई मस्ट नहीं है बेटा। ठीक है, सॉल्व वोल्व करना, है ना, फिर भी ठीक है, एक बात सुन सकते हो तो सुन लीजिए बेटा। मान लीजिए कि आपके पास कोई पार्टिकल है और वो ये x इक्वल्स टू 0, ये आपका x इक्वल्स टू प्लस a, ये x इक्वल्स टू आपका माइनस a। इन पॉइंट्स के बीच में ऐसे ऐसे घूम रहा है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास वेलोसिटी 0, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास वेलोसिटी 0। ठीक है, मान लीजिए किसी टाइम पर पार्टिकल यहाँ गए, मान लीजिए किसी टाइम पर पार्टिकल यहाँ गए, लेट्स से उसके पास वेलोसिटी है v, फोर्स है इस तरफ। उस फोर्स की जो वैल्यू है वी नो दैट इज माइनस के एक्स। माइनस इस बात का कि जो फोर्स है वेलोसिटी के अपोजिट है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज dv by dt और velocity is of course dx by dt. So acceleration is d2x upon dt square. सही तो लिखा ना बेटा?
पोजीशन को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब एक बात सुनना बेटा, आपका k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो ये जो k और m है इसको मैं एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं जो k बाई m है इसको ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ। k भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, उनको जानबूझ के मैं एक ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन कम्स आउट टू बी d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। बहुत सारी बुक्स में इस तरह के फॉर्मेट में दे रखा होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि दिस इज बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जज करना हो तो अगर देख लिया करो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कभी भी इस तरह की इक्वेशन को अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हो, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई इक्वेशन का सेटिस्फाई कर रहा हो, तो समझ जाना कि वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आई होप दैट्स ओके। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर रहा हूँ। हालांकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है बड़ा मैथ्स में भी आपके कोर्स में ना हो, लेकिन ये बहुत ही आसान सी इक्वेशन है। मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल तो क्या है, लेकिन सेकंड ऑर्डर में भी ये आसान वाली में से है, इसलिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ उसको ना। दिस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज यू नो इट वेरी वेल कि एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv by dt एज वेल एज v du by dx। मैंने इसको v du by dx क्यों लिखा आप जानते ही हो, क्योंकि इधर x है तो मैंने इसको बड़ा v du by dx लिख दिया। अगर मान लो कि एज कुछ टाइम का फंक्शन होता तो मैं उसे dv by dt लिख देता। इस dx को इधर ले आओ, मेरे पास आ गया v dv इज माइनस k बाई एम इंटू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट। जब x की वैल्यू a थी तो स्पीड 0 था। जब कभी, जैसे मैं कह रहा था कि जब x की वैल्यू a थी तो आपकी इस वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी। जब आपके x की वैल्यू x हो गई तो मान लेते हैं कि आपका स्पीड v होगी। आसान सा इंटीग्रेशन है। v dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे हम 0 से लेकर v तक, दैट इज माइनस k बाई एम। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा देंगे हम a से x तक। फेयर इनफ। हमारे पास इस तरफ आ गया है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस k बाई एम एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। v की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट ऑफ k बाई एम। बेटा रूट ऑफ k बाई एम को मैं ओमेगा लिख दूं तो ओमेगा तो आ गया बाहर, मैंने बेटा मिटा दिया, लेकिन हमने k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिखा था, तो रूट ऑफ k बाई एम को हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि इसमें प्लस माइनस भी आएगा, बट ठीक है, वो तुम दोनों केस ले सकते हो, मैं इसमें से एक केस ले रहा हूँ। तो मेरे पास आ गई है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मुझे एक बात पता लगी है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे 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 लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी। इस पॉइंट पर आपकी जो x की वैल्यू जैसे ही a होगी आपकी स्पीड 0 हो जाएगी। आपको एक बात और पता लग गई कि x की वैल्यू 0 पर आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। x को अगर 0 रखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि x इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमम स्पीड की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो a ओमेगा है। तो आपका जो x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है उसमें चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, जो स्पीड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा है। कितनी बड़ा? a ओमेगा। चलो आगे चलते हैं। अब इस v को क्या लिखें? तो आप कहोगे सर हम v को हमेशा लिख सकते हैं dx बाई dt।
dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फेयर इनफ। अब इसको भी हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं। एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले आओ, तो मैंने एक काम किया, इस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे लिया, इस डी टी को ऊपर लिया, तो मेरे पास आ गया डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, आपको याद होना चाहिए। बेटा लिमिट्स नहीं पता, किस टाइम पर पार्टिकल कहाँ पर है शुरुआत में, वो मुझे गिवन नहीं है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर देंगे। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, आप लोगों को याद भी होगा, नहीं होगा तो अब याद कर लो। dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाई ए, dt का इंटीग्रेशन होगा t प्लस बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट, सॉरी बेटा एक टर्म रह गई वो ओमेगा, ओमेगा मैंने बाहर निकाल लिया, ओमेगा इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट, बेटा मैंने कांस्टेंट लगा दिया फाई, मैंने कांस्टेंट लिख दिया फाई, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं इसमें बड़े आराम से लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। किसी भी टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आपके पास है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैं यहां पर आपको अब एक इंपॉर्टेंट सी बात बोलने वाला हूं जो आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में याद रखनी है, ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है, कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी इक्वेशंस आपके पास बाद में अलग चैप्टर्स में भी आए, तो ऐसा नहीं कि हम वहां पर उनको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, तो उसका जनरल सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फेयर इनफ। इसको जब भी सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास रिजल्ट आएगी। यू हैव टू रिमेंबर इट। हमारा बहुत सारा काम बच जाएगा। सर याद क्यों करूँ, मैं तो हर चीज़ लॉजिक से चलता हूँ। बेटा लॉजिक से तो सोल्व किया अपन लोगों ने, हमने ऐसे थोड़ी कि लॉजिक से सोल्व नहीं किया, लेकिन जब हम एक बार हम समझ गए कि इससे आंसर आते हैं, इससे लॉजिक सेट बैठते हैं, तो हम बार बार इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे यार, हम तो है कि नहीं, हम तो कुछ बातें तो याद भी करेंगे ना। तो हो सकता है कि आगे जाके ऐसी क्वेश्चन फिर से आए तो उस दिन मेरे को परेशान मत करना कि सर वापस से सोल्व करो। मैं उस दिन बोल दूंगा बेटा मेरे को तो इतना ही आता है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो उस दिन मुझे परेशान बिल्कुल मत करना, मैं तो सीधा ही लिख दूंगा उस दिन भी, और वो दिन आएगा। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन है ये x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। एज यू कैन सी दैट कि टाइम के साथ साथ ये वाली टर्म वेरी करेगी, ये वाली वैल्यू वेरी करेगी -1 से लेकर 1 तक, तो ऑफ कोर्स x की वैल्यू वेरी करेगी -a से लेकर a तक। कर भी रही बेटा, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -a से लेके +a तक। ये जो a है इसको आप पहले से जानते हैं, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ये जो ओमेगा टी प्लस 5 है इसको हम फेज कहेंगे। प्यारे बच्चे क्या कहेंगे, फेज। फेज है आपका ओमेगा टी प्लस 5। किसी भी टाइम पर पार्टिकल कहां पर है ये जज कर रहा है फेज। सर कैसे, सोचो बेटा, मान लो कि ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू π/6 है, इसका मतलब पार्टिकल है x इज इक्वल्स टू a साइन π/6 पर, साइन π/6 हाफ, तो x इक्वल्स टू a/2 पर, पार्टिकल है x इक्वल्स टू a/2 पर। ऐसे मान लीजिए बेटा इस फेज की वैल्यू आ रही है मान लो 45 डिग्री π/4, तो इसका मतलब पार्टिकल है x इज इक्वल्स टू a साइन π/4, कितना आ गया a/√2, इसका मतलब पार्टिकल है x इक्वल्स टू a/√2 पर। बढ़िया बात है। तो ये फेज डिसाइड कर रहा है कि एग्जैक्टली आपका पार्टिकल कहाँ है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना, हमें आइडिया लग गया इस बात का। आगे चलिए, इस फेज के अंदर ये जो ओमेगा है इसको हम एक नाम देंगे, दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा साइन के अंदर की जो टर्म होती है उसकी यूनिट होती है रेडियन, तो पक्की बात है कि ओमेगा इंटू टाइम की यूनिट रेडियन है,
तो ओमेगा की पक्की बात है कि यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इंटू टी अगर रेडियन है तो ओमेगा क्या है, रेडियन पर टाइम, रेडियन पर सेकेंड। तो आप कह सकते हो कि इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा का फॉर्मूला होगा बेटा 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड। टी क्या है, टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, तो आप ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। बढ़िया। इसी फेज में ये जो फाई है ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसलिए हम इसका नाम निकालते हैं फेज कांस्टेंट। प्यारे बच्चों क्या नाम निकालते हैं, फेज कांस्टेंट। इसका एक नाम और है बेटा, दैट इज इनिशियल फेज। इसका नाम फेज कांस्टेंट कैसे पढ़ा तुम समझ गए, फेज वाले टर्म में ये वाले टर्म तो टाइम पर डिपेंड हो गई और ये वाली टर्म टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, ये तो फिक्स है, इसलिए हम इसका नाम निकाल दिया फेज कांस्टेंट। इसका नाम इनिशियल फेज भी है, ऐसा क्यों, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर कोई मुझसे पूछ ले कि फेज कितना है तो t को 0 रख देंगे, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ही बच जाएगा, तो इसको हम इनिशियल फेज भी कहते हैं। फाई हमें ये बताता है कि पार्टिकल शुरुआत में कहां पर है, t इक्वल टू 0 पर कहां पर है। तो आप कह सकते हो कि इट टेल्स लोकेशन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल कहां पर है, इस बात की इंफॉर्मेशन कौन बताएगा, हमारा फेज कांस्टेंट बता देगा। देख लेंगे बाद में, है ना, हम सवालों के थ्रू भी इस बात को देख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि टाइम के साथ पोजीशन कैसे वेरी करती है, और हमने देखा कि x की जो वैल्यू है वो -a से लेकर +a तक वेरी कर रही थी और साइनोसॉइडली वेरी कर रही थी। साइनोसॉइडल मतलब एज अ फंक्शन ऑफ साइन वेरी कर रही थी, एज अ फंक्शन ऑफ साइन वेरी कर रही थी। तो हमारे पास किसी भी टाइम पर पोजीशन आ गया x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है ना, और जैसे हमने देखा x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, -a से लेके +a तक। ये आपका x इक्वल्स टू 0, किसी भी टाइम पर पार्टिकल कहां पर है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम की वैल्यू रख दो, और ये x जो है ये आपके पास बेसिकली पार्टिकल की पोजीशन है, पार्टिकल्स पोजीशन। कोई मुझसे पूछ ले कि सर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी ऑब्वियसली मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो अगर कोई वेलोसिटी पूछ ले तो वेलोसिटी इज बेसिकली dx/dt। करना जरा डिफरेंशिएट, a तो ठीक है बेटा, साइन का डिफरेंशियल इज cos ओमेगा t प्लस फाइव। मेरे बच्चे बोलेंगे सर डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अब अंदर का डिफरेंशियल करो, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में 1, तो ओमेगा बाहर आ गया। तो आपके पास किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो आ गई है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये cos ओमेगा t प्लस फाइव की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -1 से लेके +1 तक। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -a ओमेगा से +a ओमेगा। सर वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है बेटा, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी वेरी कर रही है +a ओमेगा से -a ओमेगा। ये +a ओमेगा और -a ओमेगा दोनों एक ही जगह होती है, कहाँ पर होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। 0 तो आप जानते हो बेटा कहाँ पर होती है, यहाँ पर। कोई पूछे स्पीड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है तो 0 से a ओमेगा ही बोलना, लेकिन वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है तो बोलते हैं ना +a ओमेगा से -a ओमेगा। ये आपकी बेटा वेलोसिटी मान लीजिए, स्पीड मान लीजिए। इसी तरह से अगर मैं कहूँ बेटा स्पीड लिखनी है तो आप बोलो सर स्पीड अगर लिखनी है तो इसका हम मैग्नीट्यूड लिख देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अच्छा मैं एक बात और बोलता हूँ, a ओमेगा ठीक है बेटा, कॉस ऑफ समथिंग को मैं लिख सकता हूं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस a ओमेगा ठीक है, √1 माइनस साइन स्क्वायर समथिंग इज ऑफ कोर्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a से a कैंसिल। स्पीड कभी भी अगर निकालनी हो बड़ा ठीक है तो आप कह सकते हो कि a से a कैंसिल ओमेगा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
हालांकि आप कह सकते हो कि सर इसी को तो इंटीग्रेट करके हम ये लेके आए थे, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ये तो आएगा। तो स्पीड जो है वो x के साथ कैसे वेरी कर रही है आपने देख ही लिया। x की वैल्यू बड़ा कहाँ पर कितनी कितनी होगी, तो स्पीड कहाँ कहाँ कितनी कितनी होगी, हल्का फुल्का आइडिया इससे है। आगे चलते हैं। ये तो थी बेटा वेलोसिटी। कोई हमसे पूछ ले कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन पूछ ले, तो वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज dv बाई dt या फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर। अभी करते हैं। ये जो वेलोसिटी है इसको एक बार डिफरेंशिएट और करो। a ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। कॉस का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारा एक्सेलरेशन। एक बात तो बेटा, इसी एक्सेलरेशन में एक स्टाइल से और लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स। तो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये तो आना ही था। इसी को दो बार इंटीग्रेट करके तो यहां पहुंचे थे, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। तो एक्सेलरेशन कभी भी पूछो तो आप कह सकते हो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक बात तो बेटा, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, डायरेक्शन भूल जाओ, मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो x की एक्सट्रीम वैल्यूज पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। x की एक्सट्रीम वैल्यू मतलब इन पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, ये बात तो पता ही थी। अब उस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी पता लग गई है, ओमेगा स्क्वायर। x को बेटा a रख दो। सर माइनस क्यों लिख रहे हैं, माइनस तो बेटा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन दिखा दो दी। इसी तरह से इस पॉइंट पर आपके पास एक्सेलरेशन फिर से मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू। ठीक है, आगे चला, आगे चलिए बच्चा। बातें बेटा पूरी नहीं हुई है, अभी अपन बातें कंपाइल ही कर रहे हैं। सुनिएगा, छोटा सा काम कीजिए। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन स्पीड v एंड पोजीशन x। स्पीड v और पोजीशन x के साथ ग्राफ बनाइए। बनाते हम वैसे हल्का फुल्का जानते हैं कि ये x इक्वल्स टू माइनस है, ये x इक्वल्स टू प्लस है, ये x इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे बेटा पोजीशन x इक्वल्स टू 0 से दूर जाएगी वैसे वैसे लगातार स्पीड तो घटेगी। x इक्वल्स टू प्लस a पर स्पीड 0 है, x इक्वल्स टू माइनस a पर भी स्पीड 0 है। v और x में अगर ग्राफ बनाना है तो पहले v और x के बीच में इक्वेशन पता होनी चाहिए। v और x में इक्वेशन में पता है, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने रूट वो जो एक्सप्रेशन था पूरे का स्क्वायर कर दिया। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, मैंने पूरा का स्क्वायर कर दिया। मेरे पास आ गया v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को नीचे ले आओ तो मेरे पास आ गया v स्क्वायर लो बच्चों, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और ये जनरल सी इक्वेशन है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बताता हूं कि अगर मैं ये v है और अगर ये x है
और v स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 है, तो इसका ग्राफ हमेशा एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एलिप्स। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है थोड़ा ठीक है सुन लो, इट विल बी समथिंग लाइक एलिप्स। नहीं पता है थोड़ा ठीक है, मैथ्स में पढ़ भी लोगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। फिर याद आया कि स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नीचे वाला पोर्शन मैंने कट कर दिया। स्पीड थोड़ा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो कट कर दिया। ये वाला जो पॉइंट होगा ये ओमेगा ए होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका बेटा प्लस ए होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये माइनस ए होगा, ये माइनस ओमेगा ए होगा। वो अलग बात है, नीचे वाला पोर्शन में काट चुका हूं। ये हमारे पास ग्राफ है और आप देख रहे हो बेटा x इज इक्वल्स टू प्लस ए पर स्पीड 0 है, x इक्वल्स टू माइनस ए पर स्पीड 0 है, x इक्वल्स टू 0 पर स्पीड की वैल्यू ओमेगा ए है। जैसे 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 x बढ़ रहा है वैसे 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 लगातार स्पीड घट रही है। ठीक है, तो कोई हमसे v और x में ग्राफ पूछ ले तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए, एग्जाम वगैरह बेटा पूछ तो सकते ही है। आगे चलिए बच्चों, अगला का नेक्स्ट, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बोल दो बेटा, पोजीशन बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन अपन लोगों ने x इक्वल्स टू 0 ले रखे थे, है ना, तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन ए एंड पोजीशन एक्स। भाई ग्राफ तो तब बनाएंगे जब एक्सप्रेशन पता हो। एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मुझे ग्राफ किन किन के बीच में बनाना है? ए और एक्स के बीच में। तो एक काम करते हैं, ए को हम y एक्सिस में रख देते हैं, x को हम x एक्सिस में रख देते हैं। a पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। x को 0 पुट किया तो a भी आ गया 0, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है ये है स्लोप, तो स्लोप है नेगेटिव, तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस। अगर ये एंगल थीटा है तो आप कह सकते हो कि सर स्लोप इज बेसिकली tan थीटा एंड दिस ठीक है। अब एक बात और, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? तो मेरे बच्चे बोले सर x की वैल्यू वेरी करेगी माइनस ए से लेकर प्लस ए तक। x की वैल्यू जब प्लस ए थी और x की वैल्यू जब माइनस ए थी, रखना बेटा x की वैल्यू को प्लस ए रखा तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। x की वैल्यू जब प्लस ए थी तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और x की वैल्यू को जैसे ही मैंने माइनस ए रखा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ऐसे नहीं कि इन्फाइनाइट तक पहुंचा दिया, भाई एक्स तो माइनस से लेके प्लस ए तक वेरी करेगा ना, ऐसे नहीं कि इन्फाइनाइट हो जाएगा, है तो इतनी सी जगह है ना। तो इसके अंदर आपका एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ ये रहा, दोनों का स्ट्रेट लाइन है। हाँ ये जरूर है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सॉरी बेटा पोजीशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पोजीशन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। वो तो होना ही था बेटा, यहाँ से पॉजिटिव में जाओगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव में जाओगे तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह का हमारा ये ग्राफ है। आई होप दैट्स ओके। एक छोटी सी बात और डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि इस बात को हम आगे जाकर कभी ना कभी यूज भी कर सकते हैं, बट एक बार के लिए छोटी सी बात और सुनिए, छोटी सी बात और सुनिए। हमने पोजीशन लिखा x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वेलोसिटी आई मेरे पास ए ओमेगा
कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। बट आपको हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री तो आती है, मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय टू। बड़ा इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती ना, बस काम चल जाएगा इससे मेरे। सर इसको साइन में क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि मैं इस x को और v को कंपेयर करना चाहता हूं। देखो इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय टू। कंपेरिजन तभी कर पाऊंगा जब यहां भी साइन लिखा हो, यहां भी साइन लिखा हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपकी जो वेलोसिटी है उसका फेज एक्सेलरेशन के फेज से पाई बाय टू आगे है, इसका जो फेज है वो पोजीशन के फेज से पाई बाय टू आगे। अच्छा स्टेटमेंट है, काम आएगा कभी ना कभी आगे। तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बाय ए फेज ऑफ पाई बाय टू। अच्छी बात। मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा यही था। अब इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं लिख रहा हूं इट इज ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय टू। सॉरी बेटा, प्लस पाई। माइनस को एडजस्ट करने के लिए अंदर पाई जोड़ दिया। इतनी ट्रिग्नोमेट्री अपन को आती है। मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी के फेज से एक्सेलरेशन का फेज आगे है। कितना बेटा? इससे कितना आगे है? ये पाई बाय टू आगे है। तो आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय ए फेज ऑफ पाई बाय टू। एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से पाई बाय टू आगे। बच्चा बोलेगा कि सर अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी से अगर पाई बाय टू अगर आगे है तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई आगे है। बिल्कुल बोल सकता हूं, लेकिन फिर मेरे को एक फंडामेंटल बात याद आई कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि ऐसे मतलब बताने के लिए बता रहा हूं कि मान लो कि दो लाइन ऐसे, ठीक है, ये इससे पाई आगे है या फिर ये इससे पाई आगे। मैं अगर मान लो कि दो लाइनें ऐसे ऐसे और ये वाला एंगल पाई है तो बोल दूंगा ये सेकंड लाइन पहली वाली लाइन से पाई आगे है, फिर बोलूंगा सर पहली वाली लाइन दूसरी लाइन से पाई आगे है। तो सर इसमें पाई का आगे पीछे का मतलब ही नहीं है। पाई का डिफरेंस में वो आगे पीछे नहीं बोल सकते, है ना। बाकी हम बोल सकते हैं लेकिन पाई के फेज डिफरेंस नहीं बोल सकते। हाँ ये बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस मतलब फेज में डिफरेंस है। कितने का? पाई का। ऐसे बोल दो कि डिस्प्लेसमेंट and acceleration have phase difference of pi। कितने का फेज डिफरेंस? पाई का फेज डिफरेंस। बढ़िया बात। पाई का फेज डिफरेंस है। तो जब भी कोई दो क्वांटिटीज में पाई का फेज डिफरेंस आता है तब हम उनके लिए एक शब्द यूज करते हैं। बेटा इस चैप्टर में हम कभी यूज नहीं करेंगे, वेव्स वगैरह में करेंगे, लेकिन जब इतनी सारी बात बोली है तो इतनी सी बात और एक्स्ट्रा बोल सकता हूं और वो ये है कि दे आर आउट ऑफ फेज। क्या शब्द यूज कर रहे हैं बेटा अपन? दे आर आउट ऑफ फेज। ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं। बढ़िया, क्या दिक्कत है? दे आर आउट ऑफ फेज कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के आउट ऑफ फेज। ठीक है।